नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे बीएड एंट्रेंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप 2023 में बीएड का एंट्रेंस देते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस क्लास से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न की बात करें, भारत के किस क्षेत्र में भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सुंदरवन का जो क्षेत्र है, जो सुंदरवन के क्षेत्र में जो वनस्पति है उसे हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुंदरवन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो उगादि की अगर हम बात करें, उगादि होता क्या है, तो फसल आने पर मनाया जाता है। जब फसल आती है नई तो नववर्ष का अवसर मनाया जाता है, नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता है उगादि का। किस राज्य के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक राज्य के अंदर। आइए देखते हैं अगला। अगर आप बात करें मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है, यानी कि मानव के अंदर ऊर्जा भी हो और पदार्थ भी हो तो कौन सा स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत और पदार्थों का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी भोजन। तो ऊर्जा तथा पदार्थों का जो स्रोत है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भोजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सितारा देवी का संबंध किस से है, तो सितारा देवी का संबंध किस से है। ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी गायन, ऑप्शन नंबर डी गरबा नृत्य। तो सितारा देवी का जो संबंध है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पर निर्भर, ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान। तो क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं, ये बात मनोविज्ञान है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, साइकोलॉजिस्ट है। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की हम बात करें, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। तो स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो होती है प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है मुख्य जिम्मेदारी स्कूल व्यवस्था की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न की बात करें। आइए, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह नापता है, यानी कि शिक्षक छात्र की क्षमता किस प्रकार से मापता है। ऑप्शन नंबर ए छात्र के माता पिता को पूछकर, ऑप्शन नंबर बी छात्रों की जांच करके, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को पूछकर, ऑप्शन नंबर डी छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो एक शिक्षक जो होता है वो छात्रों की क्षमता किस प्रकार नापेगा, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके छात्रों की क्षमता मापता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। एक अभिभावक है और आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें,
स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। एक बच्चा है अनुपस्थित रहता है और भाग जाना, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए अप्रभावी शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास कार्य में रुचि का अभाव, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण की निर्बल पद्धति, और ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो अप्रभावी शिक्षक भी है, अभ्यास कार्य में रुचि का अभाव होगा और शिक्षण की निर्बल पद्धति होगी, तभी बच्चा क्या करेगा? अनुपस्थित, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसका कारण बनेगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सभी। ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली वाणी, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति का सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर डी वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों, यानी कि व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के व्यवहार से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की हम बात करें, स्कूल में से ड्रॉपिंग यानी कि ड्रॉपिंग आउट होना मतलब है। ड्रॉपिंग आउट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी स्कूल में अनियमित आना, ऑप्शन नंबर सी वर्ग में टू अंट खेलना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल ड्रॉपिंग का मतलब होता है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? यानी कि लॉर्ड कर्जन काल के समय काल में नहीं हुई है, कौन सा कार्य नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए अकाल आयोग का गठन, ऑप्शन नंबर बी हंटर आयोग का गठन, ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर डी भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, तो अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, भारत लोक सेवा मंडल का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लेकिन हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो ज्वालामुखी शैल के द्वारा उस मृदा का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मृदा है हमारी कौन सी? दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार जो है वो यहाँ की जो मृदा है वो ज्वालामुखी शैल द्वारा अपक्षित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ। तो छऊ ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का छऊ लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छऊ झारखंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हमारा है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी चीज़ है जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? तो
प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय पूर्व अवधि, ऑप्शन नंबर बी बचपन में, ऑप्शन नंबर सी पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, ऑप्शन नंबर डी मध्य बाल्यावस्था में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए विद्यालय पूर्व अवधि में बच्चे क्या हो जाते हैं? समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संगठन, ऑप्शन नंबर बी प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षण, ऑप्शन नंबर डी प्रशासन। तो निर्णय लेने का जो कार्य क्षेत्र होता है वो संगठन का नहीं होता, ना ही प्रबंधन का होता है, ना ही निरीक्षण करने का होता है। तो निर्णय कौन लेता है? प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्रशासन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वियना, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी ज्यूरिच, ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जेनेवा के अंदर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पौधे का कौन सा भाग है जो केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पौधे का जो भाग है ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी बाह्य दल, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। वर्तिका पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी बाह्य दल, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो पौधे का जो ऐसा भाग है जो केसर के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र जो पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधे का जो भाग है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। तो एक खगोलीय इकाई है जो निम्न के बीच औसत दूरी होती है, औसत। तो ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो तथा सूर्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में क्या होती है? खगोलीय इकाई के निम्न के बीच औसत दूरी होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटडा, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह वो था लोथल। क्या था? लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, लोथल के बारे में, हड़प्पा, सुरकोटदा, धौलावीरा, बनवाली, इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। आप हमारी वीडियो देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? अर्धचालक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी कास्ट। तो अर्धचालक जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण के रूप में जुड़ा हुआ है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्न में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न की बात करें, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर ए रवि राय, ऑप्शन नंबर बी जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी बलीराम भगत, ऑप्शन नंबर डी हुकुम सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जी.बी. मावलंकर ने स्वतंत्र भारत में पहला बजट पेश किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? यानी कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी आवेदन से संबंधित समिति, ऑप्शन नंबर डी आकलन समिति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आकलन समिति। आकलन समिति वह समिति है जो संसद की सबसे बड़ी समिति कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन, ऑप्शन नंबर सी चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी। तो अधिकेंद्र का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने किसके लिए एक नया अर्थ प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र को, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवाद को, ऑप्शन नंबर डी गणराज्य को। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो एक नया अर्थ दिया था, वो था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राष्ट्र के लिए दिया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए शरीर से ऊर्जा के निकलने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या काम करता है? आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम है? तो कौन सी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, प्रोडक्ट है जिसका क्वथनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए डीजल, ऑप्शन नंबर बी कैरोसिन, ऑप्शन नंबर सी लुब्रिकेटिंग तेल, ऑप्शन नंबर डी गैसोलीन। तो सबसे कम क्वथनांक ऐसी कौन सी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, प्रोडक्ट है जिसका क्वथनांक सबसे कम है? तो वो है गैसोलीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है गैसोलीन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? तो अशोक सम्राट जो थे, कौन सी घटना ऐसी हुई जिसमें उनकी नीतियों में बदलाव आया था? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद, ऑप्शन नंबर बी तृतीय बौद्ध संगति के बाद, ऑप्शन नंबर सी कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध द्वारा अपमानित होने पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति में क्या आया? परिवर्तन आया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बांदीपुर, ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ऑप्शन नंबर सी बेलाबदार या ऑप्शन नंबर डी कार्बेट। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जो पार्क है वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है?
उत्तराखंड में है जिम नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न की बात करें हम, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंतिम प्रश्न है ये। देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो बच्चे के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? स्वतंत्र रूप से, आज़ादी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने प्रश्न लिए थे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।